देखिए एक जनरल सिलेबस बताए होंगे सर आप लोग को, क्या क्या रहेगा हॉस्टल वार्डन में, बताए हैं सर, बातचीत हुई है। अभी पूरा डिफाइन तो किया नहीं है क्योंकि अभी सिलेबस आया नहीं है। अब व्यापम का जो पुराना सिलेबस है हो सकता है वो वाला ही कंटिन्यू रहेगा। अभी कुछ डिफाइन नहीं किया है क्योंकि अभी विज्ञापन जारी किया नहीं है। व्यापम व्यापम एक बार विज्ञापन जारी करेगा उसके बाद समझ में आएगा कि सिलेबस क्या है। 2016 में जो व्यापम एग्जाम लिया था उसका सिलेबस को ही आप एक बार देख लीजिए क्योंकि लगता है कि वही वापस से दोहराएगा। हो सकता है कुछ चेंजेस भी कर दे, जैसा कि देखने को मिला है कि व्यापम अपने पिछले कुछ पेपर को 100 नंबर का ही रखा है, तो हो सकता है 100 नंबर का ही कुछ मैनेज कर दे वो ऊपर नीचे करके, हो सकता है ऐसा। लेकिन चांसेस कम है क्योंकि शिक्षक भर्ती को तो वो 150 नंबर का ही दिया था, अपना पुराना पैटर्न को ही रखा था शिक्षक भर्ती में। वो महिला पर्यवेक्षक को अपना पुराना पैटर्न को ही रखा था वो। तो चांसेस है कि 2016 में जो एग्जाम हुआ था, 2016 में जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम लिया था व्यापम, उसी सिलेबस को वापस से रखेगा। चांसेस तो ये है। एक चांस ये बनता है कि पीएससी जो विज्ञापन जारी किया था, पीएससी ने जो विज्ञापन जारी किया था 500 पदों के लिए, वहां पे पीएससी ने जो सिलेबस रखा था हो सकता है वो वाला सिलेबस को रखे। चांसेस बनते हैं या तो 2016 का जो व्यापम का सिलेबस था या फिर पीएससी का जो पिछले साल विज्ञापन जारी किया था वहां पर पीएससी ने जो सिलेबस रखा था, दोनों में से कोई एक सिलेबस हो सकता है रहेगा आपके पास, या फिर एक नया ही सिलेबस बना दे 100 प्रश्न का। इसके चांस थोड़े से कम बनते हैं क्योंकि 100 प्रश्न का अगर एक सिलेबस जारी करेगा वो, तो दिक्कत होगी कंप्यूटर विषय को लेकर। कंप्यूटर का वेटेज जहां पर ज्यादा रहता ही है, तो 100 प्रश्नों का अगर सिलेबस जारी करता है तो फिर दिक्कत कंप्यूटर को लेकर हो सकती है। तो चांसेस है कि या तो 2016 वाले अपने सिलेबस को वापस से ले आएगा या तो पीएससी ने जो सिलेबस जारी किया था उसी को कॉपी कर देगा। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, इन दोनों में अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 2016 में जो सिलेबस था व्यापम का और पीएससी ने पिछले साल जो जारी किया था, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। आप देखेंगे तो यहां पर कंप्यूटर के 50 प्रश्न थे, यहां पर भी कंप्यूटर के 50 प्रश्न ही थे, जिसमें आपको कम से कम 25 अंक लाना कंपलसरी था, कम से कम 25 अंक लाना। इसलिए कंप्यूटर की तीसरी क्लास लगाई भी है क्योंकि कंप्यूटर का वेटेज बहुत बड़ा था। तो पहला जो सेक्शन है कंप्यूटर का, जहां पे 50 प्रश्न है 50 अंकों के, जिसमें से 25 अंक मिनिमम लाना कंपलसरी था। यहां पर पीएससी ने भी कंप्यूटर को ही रखा था 50 प्रश्न, जिसमें उसने भी बोला था कि 25 अंक मिनिमम आपको लाना ही पड़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ था 20 नंबर का, यहां पर भी छत्तीसगढ़ था 20 नंबर का, तो सेम ही चल रहा है। यहां पर गणित था 20 नंबर का, यहां पर भी गणित था 20 नंबर का। तो आप देख सकते हैं 90 नंबर तो हो गया एकदम सेम। कंप्यूटर 50 का था, इधर भी 50 का था। आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन 20 का था, इधर पे भी 20 का था। गणित 20 का था, यहाँ पे भी गणित 20 का ही था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हिंदी भाषा 10 नंबर का था, हिंदी भाषा यहां पर भी हिंदी भाषा 10 नंबर का ही था। इसके बाद अंग्रेजी भाषा 10 नंबर का, यहां पर भी अंग्रेजी भाषा 10 नंबर का ही था। तो चेंजेस कहां पे हो रहा है? अभी तक तो कोई चेंजेस ही नहीं देख पा रहे हैं आप। 110 नंबर खत्म हो गया, यहाँ पे भी 110 नंबर सेम वही है। 50 20 20 10 10 देख सकते हैं। 110 नंबर 2016 के पेपर में, 110 नंबर पीएससी ने जो विज्ञापन जारी किया था, सेम ही चल रहा है। डिफरेंस कहां पे आया था? थोड़ा सा डिफरेंस ये आ गया था। इसके बाद 2016 में 20 नंबर का इंडियन जीएस था, 20 नंबर का था इंडियन जीएस। 2016 की बात कर रहा हूं, 20 नंबर का इंडियन जीएस था। तो 20 नंबर का इंडियन जीएस मतलब भारत का सामान्य अध्ययन, जिसमें भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, समझ आ रहा है, सामान्य विज्ञान जिसमें भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, इसके अलावा जो भी आप पढ़ते हैं भारत के सामान्य अध्ययन में, कला, संस्कृति, साहित्य, सब कुछ आ जाएगा इसमें। इसके अलावा 10 नंबर का था करंट अफेयर और 10 नंबर में दो सेक्शन तोड़ तोड़ के बोला था। 5 नंबर का था खेल कूद और 5 नंबर का था देश विदेश। देखा जाए तो ये भी करंट का ही सेक्शन हो गया, देखा जाए तो ये भी करंट का ही सेक्शन हो गया। तो मोटे मोटे तौर पे 20 का इंडियन जीएस और 20 का क्या था? करंट अफेयर। 10 का सीधे सीधे करंट अफेयर था और 10 में 5 पूछा था देश विदेश से और 5 पूछा था खेल कूद से। ये था 2016 का जो सिलेबस व्यापम का। इसमें क्या चेंज हुआ? 15 नंबर का कर दिया था जीएस को।
जो इंडियन जीएस की बात कर रहा हूं उसको 15 नंबर का कर दिया था, तो पहला चेंज ये हुआ। अब 15 नंबर का कर दिया था करंट अफेयर को, बचा हुआ 10 नंबर का बाल विकास ऐड कर दिया था, बचा हुआ 10 नंबर का बाल विकास ऐड कर दिया था, ये चेंज आया था। तो बहुत भारी चेंज नहीं था, 20 जीएस और 20 करंट अफेयर, वहां 15 जीएस 15 करंट अफेयर, 5 नंबर इधर से निकाल लिया, 5 नंबर इधर से निकाल लिया और 10 नंबर का बाल विकास को ऐड कर दिया। तो ये पीएससी ने जो विज्ञापन जारी किया था उसमें पीएससी ने छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस बताया, और 2016 में जो व्यापम ने एग्जाम लिया था, मतलब व्यापम का जो छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस है वो ये है। तो चेंजेस बिल्कुल भी नहीं है, देखा जाए तो एक 10 नंबर का बाल विकास यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ा, बाकी कुछ नया विषय पीएससी ने ऐड नहीं किया था। तो हो सकता है व्यापम वापस से इसी को जारी कर दे, क्योंकि व्यापम के पिछले कुछ एग्जाम्स अगर आपने देखे होंगे, जैसे फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, उसमें व्यापम ने क्या किया है आपने देखा होगा, एक भाग अलग से ऐड किया है, एक भाग अलग से ऐड किया है। जैसे लेबर इंस्पेक्टर वाले में आपने देखा होगा श्रम संबंधी प्रश्न पूछे गए थे, एक अलग से भाग ऐड किया था श्रम संबंधी प्रश्नों का, और यहाँ पे तो खाद्य अधिनियम वगैरह को पूछता ही है। मतलब जिस विभाग का एग्जाम लेता है वो उसका कुछ पोर्शन ऐड कर दे रहा है। तो छात्रावास अधीक्षक में हो सकता है कि व्यापम इस सिलेबस को रखे, चांसेस ज्यादा ये वाले सिलेबस को रखने के हैं जिसमें 10 नंबर का बाल विकास भी आपको दिखाई दे सकता है, क्योंकि व्यापम के पिछले 2-3 एग्जाम्स में ऐसा हुआ है कि जिस विभाग का एग्जाम ले रहा था वो उसका एक भाग अलग से ऐड कर दिया था। अभी लग रहा था कि आरआई को अगर पूछेगा, आरआई का एग्जाम अगर लेता है, ऐसा उम्मीद था, तो इसमें एक भाग एलआरसी का, भू राजस्व संहिता को ऐड कर सकता था, ऐसा लग रहा था कि अगर आरआई का एग्जाम लेता तो उसमें एक भाग अलग से 15 नंबर का या 10 नंबर का एलआरसी का, भू राजस्व संहिता जो होता है उसको ऐड कर सकता था। तो हो सकता है कि व्यापम ये वाले सिलेबस को जारी रखे, हो सकता है ऐसा, और इसको भी रखा तो भी चेंजेस नहीं है, देख सकते हैं। चांसेस इन्हीं दोनों में से कोई एक को वापस से जारी रखने के हैं, और कुछ नया ही बनाया तो बात अलग है। तो मैं आप लोग को गणित वाला जो पोर्शन है 20 नंबर का उसको पढ़ाऊंगा। तो गणित का वेटेज यहां पर भी 20 नंबर का था और यहां पर भी 20 नंबर का ही था। तो गणित वाले विषय पे बात करेंगे। पहला आपका क्लास हिंदी का हुआ होगा, दूसरा गणित का हो रहा है, तीसरा कंप्यूटर का होगा। अब अगर मान लीजिए विज्ञापन जारी हो जाता है अगले 2-3 दिनों में, जैसा कि उम्मीद है, अगले 2-4 दिनों में अगर विज्ञापन जारी हो जाता है कि 1.5 महीने बाद एग्जाम है, तो क्लासेस बढ़ाएंगे आपकी, 1-2 क्लास और भी आपकी लगाएंगे। तो अगर विज्ञापन जारी हो जाता है अगले 3-4 दिनों में या सप्ताह भर में, 10 दिन में, तो आपकी क्लासेस और बढ़ाएंगे। फिलहाल अभी ये 3 विषय चल रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं 80 नंबर का आपका कवरेज हो जाएगा। 50 नंबर का कंप्यूटर है, 20 नंबर का गणित है और 10 नंबर का हिंदी है। 80 नंबर का कवरेज हो रहा है आपका। सिलेबस को देखेंगे, गणित का तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। देखिए गणित का सिलेबस अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, ये बेनिफिट मिलेगा आपको। गणित का जनरल सिलेबस अगर व्यापम का देखेंगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन हॉस्टल वार्डन के लिए आप देखेंगे सिलेबस तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। ध्यान से समझेंगे, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। देख सकते हैं सबसे पहला जो चैप्टर लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ और एलसीएम। पहला चैप्टर है एचसीएफ और एलसीएम। जबकि व्यापम का एक जनरल सिलेबस देखेंगे तो शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं वो बेसिक चैप्टर्स लिखता है। जैसे शुरू में लिखता है संख्या, उसके बाद लिखता है वो वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, घातांक, करनी, भिन्न संख्या और उनकी संक्रियाएं, ऐसा लिखता है पूरा। मतलब बेसिक चैप्टर्स लिखता है, सरलीकरण लिखता है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर सीधे वो पहला चैप्टर मेंशन कर रहा है, एलसीएम और एचसीएफ। देख सकते हैं लघुत्तम समापवर्ती मतलब एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहला ही चैप्टर उसने एलसीएम और एचसीएफ का दिया है, और व्यापम का पसंदीदा चैप्टर है एकदम पसंदीदा। यहां से हर एग्जाम में व्यापम प्रश्न पूछता ही है। उसके बाद देखिए मेन चैप्टर लिखे हुए हैं, औसत है, प्रतिशत है, चाल समय दूरी। चाल समय दूरी में बहुत सारे चैप्टर छुपे हुए हैं। चाल समय दूरी में आप समय और दूरी को कवर करेंगे, समय और दूरी को पूरा कवर करेंगे, रेलगाड़ी को कवर करेंगे, थोड़ा सा नाव धारा को भी देखेंगे, नाव धारा इसको भी पढ़ेंगे आप। इसके साथ ही साथ आप समय कार्य को भी पढ़ेंगे। यहाँ पर समय कार्य,
इसके साथ ही साथ पाइप और टंकी, ये 5 चैप्टर इसमें छुपे हुए हैं। लिखा हुआ है एक ही बस, चाल, समय, दूरी, लेकिन ये 5 चैप्टर यहाँ पे छुपे हुए हैं और यहाँ से व्यापम प्रश्न पूछता ही है। 2016 का पेपर देखेंगे तो यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं आया था। 2016 में औसत से 2 प्रश्न आया था, प्रतिशत से 2 प्रश्न आया था, चाल, समय, दूरी से 2 प्रश्न, एक प्रश्न ये वाले सेक्शन से आया था और एक प्रश्न ये वाले सेक्शन से आया था। ये तीनों एक ही है मान के चलिए और ये दोनों एक ही है। समय, दूरी, रेलगाड़ी, नाव, धारा, ये तीनों एक ही चैप्टर है मान के चलिए, और समय, कार्य, पाइप, टंकी एक ही चैप्टर मान के चलिए उसको। 2016 में इन चैप्टर से लगातार प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ पे प्रश्न नहीं बना था। है बहुत पसंदीदा, व्यापम का पसंदीदा चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ। अभी शिक्षक भर्ती एग्जाम हुआ था, सहायक शिक्षक में 2 प्रश्न पूछा था। हर एग्जाम में पूछता है यहाँ से प्रश्न, एलसीएम और एचसीएफ के प्रश्न हर एग्जाम में पूछता है। अभी जो एग्जाम्स हुए थे रिसेंट ईयर्स में 2021, 22, 23 में, इन चैप्टर से प्रश्न बने हैं, इन्हीं चैप्टर से। व्यापम के एकदम ये फेवरेट चैप्टर्स हैं। किसी भी पेपर को आप देखिए, चाहे वो पीएससी का हो चाहे व्यापम का हो, औसत से प्रश्न बनना तय होता है, प्रतिशत से बनता ही है। और ये देख सकते हैं समय, दूरी, समय, कार्य से प्रश्न बनता ही है। मेन चैप्टर्स ही है बस, आपको बेसिक चैप्टर यहाँ पे लिखे ही नहीं है, एकदम मेन चैप्टर है। ये देखिए, सामान्य ब्याज, सामान्य ब्याज मतलब साधारण ब्याज, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज सिलेबस में नहीं लिखा है, केवल साधारण ब्याज सिलेबस में लिखा है। 2016 में यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा गया था। ये देखिए, लाभ हानि, प्रतिशत का ही पूरा एप्लीकेशन लाभ हानि होता है। अनुपात समानुपात लिखा है, प्रतिशतता मतलब प्रतिशत का ही एप्लीकेशन है, ये अलग चैप्टर नहीं है, प्रतिशत में ही आप पढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या कमी, ये सब प्रतिशत में ही आप पढ़ते ही हैं। मेन चैप्टर आप देख सकते हैं, मेन चैप्टर ही लिखे हैं, बाकी कुछ भी मेंशन नहीं किया है इसमें। आप इसको ओरली याद कर सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ है, औसत है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, इसके बाद अनुपात समानुपात है, चाल, समय, दूरी है, साधारण ब्याज, इतना है। उसके बाद जियोमेट्री वाला सेक्शन है पूरा। ये देखिए, इसके बाद जियोमेट्री वाला सेक्शन है, ये पूरा जियोमेट्री का जो सेक्शन होता है वो है। खत्म हो गया, इतना ही मैथ्स है बस इसमें, पूरा जियोमेट्री का सेक्शन। अब इसको छोड़ दीजिए, इसको ऐसा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं, क्या क्या कवर करना है आपको, रेखा और कोण, रेखा और कोण, लाइन एंड एंगल। 2 प्रश्न पूछा गया था 2016 में, यहां से 2 प्रश्न, लाइन और एंगल 2 प्रश्न पूछा गया था यहां से। रेखा और कोण, अलग अलग प्रकार के कोण पढ़ने होते हैं, समझ आ रहा है, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, शीर्षाभिमुख कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, ऐसे बहुत सारे कोण पढ़ने हैं आपको। तो रेखा और कोण यहां से प्रश्न पूछा भी गया था 2016 में। इसको बोलते हैं 1D। रेखा क्या है, 1D तो है, 1 डायमेंशनल है, तो 1D है, तो पूरा 1D आपको कवर करना है, 1 डायमेंशनल। इसके बाद पूरा का पूरा 2D आपको कवर करना है। 2D का मतलब 2D में जितनी आकृतियां आती हैं, त्रिभुज आ जाएगा, वृत्त आ जाएगा और चतुर्भुज आ जाएगा, ये कवर करना है आपको, जिसको क्षेत्रफल का चैप्टर बोलते हैं आप, क्षेत्रफल, जिसको आप क्षेत्रफल का चैप्टर बोलते हैं, उसी को बोल रहा हूं 2D। ये पूरा कवर करना है, अलग अलग प्रकार के त्रिभुज, अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज, अलग अलग प्रकार के त्रिभुज, पूरे कहने का मतलब विषम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज बोलने का मतलब आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सारे चतुर्भुज, सारे त्रिभुज और वृत्त कवर करना है। तो ये टॉपिक पूरा कवर करना है। 3D को देखेंगे, जिसको आयतन बोलते हैं आप, आयतन, आयतन लिखा होता है बुक में। अब देखेंगे 3D का केवल एक ही वो लिखा हुआ है, घन और घनाभ। तो घन और घनाभ केवल लिखा हुआ है सिलेबस में, तो केवल घन और घनाभ लिखा हुआ है। लेकिन 2016 में बेलन के 2 प्रश्न पूछा था, तो बेलन को भी पढ़ेंगे, शंकु को भी पढ़ेंगे और गोला को भी पढ़ेंगे, क्योंकि बेलन लिखा नहीं है फिर भी 2 प्रश्न पूछा था 2016 में, तो ये कवर करना है। इसके अलावा आपको त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूपता, इसको कवर करना है। सिमिलैरिटी जो होता है, त्रिभुज कब समरूप होंगे, त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं, क्या होता है, वो पूरा पढ़ना है। त्रिभुजों की समरूपता बोलते हैं और सर्वांग समता बोलते हैं, सर्वांग समता, ये कवर करेंगे आप। कुछ प्रमेय पढ़ेंगे जो कि वृत्त और त्रिभुज को लेकर होंगे, कुछ प्रमेय पढ़ेंगे।
तो आप देख सकते हैं ये वाला सेक्शन है पूरा ज्योमेट्री का। यहां से 9 प्रश्न पूछा था 2016 में, 9 प्रश्न 20 में से 9 प्रश्न पूछा था, सोचो 20 में से 2016 के एग्जाम में। जितना मैं लिखा हूं ये सेक्शन से सब मिला जुला के 9 प्रश्न पूछा था। करीबन 5 प्रश्न यहां से बने थे और 2 प्रश्न यहां से बना था। 5 प्रश्न मेरे को याद आ रहा है यहां से बने थे, 2 यहां से बना था, 2 यहां से बना था। 9 प्रश्न पूछे गए थे, सोचो 20 में से 9 प्रश्न केवल ये वाले सेक्शन से पूछे गए थे। तो इसके बिना तो मैथ्स का आप पूरा का पूरा 90%, 95%, 100% सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि देख सकते हैं 50% लगभग यहीं से पूछ लिया था। 20 में से 9 नंबर तो यही दे रहा था आपको, इतना ही सेक्शन। इसके अलावा बचे प्रश्न में से आप देखेंगे यहां से पूछा ही नहीं था 16 में, यहां से 2 प्रश्न पूछ लिया था, यहां से 1 आध प्रश्न पूछ लिया था, यहां से 2 प्रश्न, यहां से 2 प्रश्न, यहां से 2 प्रश्न, खत्म हो गए प्रश्न आपके। समझ आ रहा है? अब एक आध 2 प्रश्न ऐसे भी पूछे गए थे जो कि सिलेबस में लिखे नहीं गए हैं। एक आध 2 प्रश्न ऐसे आए थे जो कि आपके सिलेबस में चैप्टर मेंशन नहीं है। संख्या को लेकर कुछ प्रश्न थे। संख्या को लेकर कहने का मतलब बेसिक प्रश्न थे, बेसिक प्रश्न। अगर आप इतना मैथ्स पढ़ लेंगे तो उन प्रश्नों को आराम से डील कर सकते हैं, उन प्रश्नों को आराम से डील कर पाएंगे। अगर आप इतना बेसिक पढ़ लेंगे, इतना मैथ्स अगर कवर कर लेंगे आप, तो उन प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर सकते थे। उसमें केवल दिमाग लगाना था, उसमें थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन था, जोड़ घटाओ गुणा भाग टाइप का। चैप्टर आधारित प्रश्न नहीं थे। एक जनरल प्रश्न मैं आपको दे दूंगा, उसमें ना प्रतिशत लग रहा है, ना लाभ हानि, ना समय दूरी, ना समय कार्य, कुछ नहीं लग रहा है। एक जनरल प्रश्न एप्टीट्यूड का है, एक जनरल प्रश्न जिसमें कोई चैप्टर का कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा है, बस आपको दिमाग लगा के कैलकुलेशन करके आंसर देना है। तो 2 प्रश्न ऐसे पूछे गए थे। तो सिलेबस जो है लगभग सारी चीजें सिलेबस से ही पूछी गई थी, लगभग सारी चीजें, लगभग सारी चीजें सिलेबस से पूछी गई थी। तो सिलेबस में जो लिखा है पहले उसी को कवर करेंगे। इसकी क्लासेस आपके लगाऊंगा मैं, ये जो सेक्शन है इसकी क्लासेस आपकी लगाऊंगा मैं, प्लान करूंगा हर शनिवार रविवार को 2 घंटे 3 घंटे की क्लास प्लान करूंगा इसकी। अभी जो व्यापम के बैचेस चल रहे हैं हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती का, इसके अलावा हॉस्टल वार्डन के जो पुराने बैचेस चल रहे हैं और भी जो व्यापम के बैचेस चल रहे हैं, उनको रविवार रविवार को बुला के 3-3 4-4 घंटे पढ़ाया हूँ पूरा ज्योमेट्री, तब जाके उनका ज्योमेट्री कंप्लीट हुआ है। पूरा पढ़ाया हूँ, रेखा कोड से स्टार्ट करवा के केवल ये सेक्शन बचा है उनका, बाकी पूरा उनका कंप्लीट हो गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस कराया हूँ। तो हर शनिवार रविवार को आपका शेड्यूल बन सकता है 2 घंटे 3 घंटे का अलग से, जहां पे केवल ये वाले सेक्शन को डील करूंगा मैं। क्योंकि आप देख सकते हैं 8-9 प्रश्न कम से कम यहां से हो सकता है फिर से मिल जाए आपको। और व्यापम इन चैप्टर से प्रश्न को पूछता ही है। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए व्यापम का, ऐसा नहीं कि केवल मैं छात्रावास अधीक्षक की बात कर रहा हूं। आप व्यापम का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, कोई भी एग्जाम, इन चैप्टर से प्रश्न व्यापम पूछता ही है। और 2016 में तो 9 प्रश्न पूछ लिया था। 2016 के एग्जाम में 9 प्रश्न पूछा था केवल यहीं से। क्योंकि सिलेबस में बहुत ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है ना, इसीलिए इन्हीं से प्रश्न पूछ रहा है। तो सिलेबस में जो लिखा है पहले उसी को कवर करेंगे, उसके बाद समय अगर बचता है तो बाकी कुछ चीजें पढ़ा दूंगा। बाकी सिलेबस में जो लिखा है पहले उसी को पूरा कवर करेंगे। ज्योमेट्री वाला सेक्शन को अलग से पढ़ाऊंगा, शनिवार या रविवार को ऐसा शेड्यूल रहेगा आपका। उसके अलावा बचता ही नहीं कुछ, ये देखिए खत्म हो गया इतना ही बस। समझ आ रहा है? आराम से खत्म हो जाएगा, 1.5 महीना में आराम से खत्म हो जाएगा। ज्योमेट्री वाला सेक्शन शनिवार रविवार को चलते रहेगा आपका। उसके अलावा रेगुलर क्लास में जो बचा हुआ टॉपिक है वो कराऊंगा। आराम से 1.5 महीना का सिलेबस है ये। रीजनिंग आपको पढ़ना नहीं है इसमें, रीजनिंग है नहीं। मैथ्स में भी आपका बेसिक लगभग 1 महीने का जो पोर्शन है वो है ही नहीं। 1 महीना लगता है संख्या पद्धति, सरलीकरण, भिन्न संख्या, घातांकरणी, वर्गमूल, घनमूल, ये जो बेसिक चैप्टर्स हैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी नहीं है यहाँ पर। तो ये जो बेसिक चैप्टर्स हैं इनको डील करने में लगभग 1 महीना लगता है और वो है ही नहीं यहाँ पर। तो 1 महीने का पूरा सिलेबस यहाँ पे गोल है। अब आपको लगेगा बिना संख्या के कैसे औसत के प्रश्न बनेंगे? संख्या की जानकारी तो आपको होनी चाहिए। जिसकी आवश्यकता जहां पर होगी मैं पूरा बता दूंगा उसको। जिसकी आवश्यकता, जैसे औसत में काम पड़ेगा, औसत में आएगी अभाज्य संख्या, औसत में आएगी प्राकृत संख्या, औसत में इन सारी संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो औसत में ही इन सारी संख्याओं को डील कर दूंगा मैं। जहां पे जिस बात की आवश्यकता पड़ेगी आपको एकदम बेसिक से वो बात समझा दूंगा मैं। जिस भी चैप्टर में जिस भी बात की आवश्यकता पड़ेगी, अगर आपको लगेगा कि सर वी बॉड मास पढ़े ही नहीं है तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे,
सब सिखाने की जिम्मेदारी मेरी। समय कम है, 1.5-2 महीने का ही समय मिलेगा आपको मैक्सिमम, और मान के चलिए विज्ञापन जारी हो ही जाएगा इस सप्ताह, नहीं तो अगले सप्ताह हो जाएगा। कल भी आप देखे होंगे कैबिनेट की बैठक में फैसला लिए हैं, एज को बढ़ा दिए हैं, आरक्षक भर्ती की बात किए हैं। तो एग्जाम तो होंगे, और अगले सप्ताह विज्ञापन जारी अगर हो गया तो मान के चलिए फरवरी लास्ट में या मार्च स्टार्टिंग के आसपास एग्जाम हो जाएगा। मार्च के स्टार्टिंग में एग्जाम हो जाएगा अगर विज्ञापन जारी हो गया 20 के अंदर। 20 के अंदर विज्ञापन जारी हो गया, 25 के अंदर विज्ञापन जारी हो गया, मान लीजिए 20-25 जनवरी के अंदर अगर विज्ञापन जारी हुआ, मार्च के मिड में लगभग जाएगा एग्जाम। अगर विज्ञापन जारी हो जाता है तो मार्च के स्टार्टिंग में या मिड में जाएगा एग्जाम। सिलेबस बड़ा नहीं है, हो जाएगा आराम से। यही विषय बड़ा होता है गणित, लेकिन ये विषय छात्रावास अधीक्षक के लिए बड़ा नहीं है, तो आराम से हो जाएगा। ये क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, और जो क्लास नोट्स में आपको मिलेगा सब कुछ वहीं से आ जाएगा। देखना, आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लास नोट्स में जितना पढ़ाया जाएगा आपको उतना पढ़ लेना, मैक्सिमम चीजें आपको वहीं से मिल जाएंगी। मैक्सिमम चीजें, आपको बहुत ज्यादा भागा दौड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं ये वाले चैप्टर से। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक सीक्वेंस से ही चलेंगे, जैसा सीक्वेंस है वैसा ही पढ़ाऊंगा, और ये वाले को अलग से चलाऊंगा मैं। ये वाले को शनिवार रविवार का शेड्यूल इसका मिलेगा आपको, इसको अलग से पढ़ाऊंगा पूरा। चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए। पहला जो चैप्टर है लस लघुत्तम समापवर्ती और मस महत्तम समापवर्तक, एलसीएम एंड एचसीएफ, ये पहला चैप्टर है। लस एंड मस, लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। व्यापम का पसंदीदा चैप्टर रहा है वैसे तो ये। 2016 में एक भी प्रश्न नहीं बना था, एक भी प्रश्न 2016 के हॉस्टल वार्डन में नहीं बना था, लेकिन ये व्यापम का एकदम पसंदीदा चैप्टर है। यहां से 2-2, 3-3 प्रश्न तक एक एग्जाम में पूछे गए हैं। आप आरआई का एग्जाम उठा के देखिए, पटवारी का एग्जाम उठा के देखिए, आप शिक्षक भर्ती उठा के देखिए, 2-2, 3-3 प्रश्न यहां से पूछे गए हैं 2016 में। लेकिन ये आश्चर्य की बात थी कि यहां से एक भी प्रश्न नहीं पूछा। चलिए, बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत एप्लीकेशन पढ़ना होता है आपको, एलसीएम के एप्लीकेशन, एचसीएफ के एप्लीकेशन, बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है। उससे पहले कुछ बेसिक सीखते हैं, क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ। ऑनलाइन में यहां तक कुछ पूछना है आप लोग को, जितना मैंने अभी तक बताया है आपको सिलेबस, जितनी बातचीत अभी तक मैंने की है ऑनलाइन में, यहां तक किसी को कुछ पूछना है क्या, बताइए। ये मैंने एक ओवरव्यू दिया था आपको सिलेबस का, क्या हो सकता है सिलेबस, अभी क्लियर एकदम नहीं है, लेकिन चांसेस क्या होने के हैं वो आपको समझा रहा था मैं। उसके बाद गणित के सिलेबस पे बात किया कि गणित में क्या क्या आपको कवर करना है, 2016 में कहां से कितने प्रश्न पूछे गए थे। चलिए ठीक, एलसीएम और एचसीएफ। चलिए, क्या जानते हैं आप लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, बताइए। क्या कुछ जानकारी है, कुछ जानकारी है क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, बताइए। किसी को कुछ जानकारी है एलसीएम और एचसीएफ को लेके? बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इसमें, बहुत सारे प्रश्न। एलसीएम के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, देखे होंगे आप, ट्रैफिक सिग्नल वाले प्रश्न आते हैं। 3 बत्तियां लगी हुई हैं, 3 चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल वाली बत्तियां लगी हुई हैं। एक 24 सेकंड में अपना रंग बदलती है, दूसरी 36 सेकंड में, तीसरी 54 सेकंड में। घंटी बजने वाले प्रश्न आते हैं, देखे होंगे, 5 घंटियां इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक फ्लोर है मान लीजिए, इस पे टाइल्स बिछानी है आपको, मिनिमम कितनी टाइल्स बिछाएंगे, वर्गाकार टाइल्स बिछानी है। ये सब इसी चैप्टर के प्रश्न है, ये सब इसी चैप्टर के प्रश्न है। एज का क्राइटेरिया जो है विज्ञापन आने के बाद ही जारी होगा, मतलब विज्ञापन आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। क्या मांग रहा है वो, विज्ञापन आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। पीएससी तो 1 साल पहले का ही बोलता है, व्यापम का एक बार विज्ञापन आने के बाद ही क्लियर होगा। तुलसी साहू जो आप पूछ रहे हैं, पीएससी तो 2023 का स्थिति में मांगता है। व्यापम का एक बार विज्ञापन जारी होगा तो ही क्लियर होगा। कभी व्यापम ने कुछ मांगा है, कभी कुछ और मांगा है।
पीएससी का तो एकदम क्लियर रहता है, व्यापम का थोड़ा सा डाउट का स्थिति रहता है, तो विज्ञापन का थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। चलिए बताइए क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ? और एचसीएफ क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या होता है जो दिए गए नंबर 2 4 6 का एचसीएफ क्या बोलेंगे? 2 4 6 का एचसीएफ, हाँ 2 4 6 के एचसीएफ को क्या बोलेंगे पता है बाकी लोगों को? 2 और 2 4 6 का एलसीएम क्या होगा? 12। पूरा का पूरा काम परिभाषा पे आके रुकेगा, बिना परिभाषा के यहां से कुछ नहीं बनने वाला। तो पहले परिभाषा को लिख लीजिए, एक साइड लिखिए एचसीएफ और एक साइड लिखिए एलसीएम। पूरा काम इसी पे चलेगा, क्योंकि प्रश्न में कभी मेंशन नहीं करेगा कि आपको एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। आपको खुद से समझना होगा, एचसीएफ और एलसीएम खुद से आपको समझना होगा। एकदम बेसिक से बता रहा हूं। चलिए एचसीएफ की परिभाषा को लिखिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। समझाऊंगा क्या होता है ये, पूरा परिभाषा पे ही चलेगा। जो एप्लीकेशन होगा एचसीएफ और एलसीएम का, वो परिभाषा को समझ गए हैं तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा कि क्यों एचसीएफ निकालते हो आप और क्यों एलसीएम निकालते हो। तो एचसीएफ की परिभाषा हो गई, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। इसको भी समझाऊंगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मतलब होता है इसका बातचीत करेंगे। पहले एलसीएम की परिभाषा को लिखिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, 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 वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहां पे भी समझेंगे ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है, सारी बातों को समझेंगे। फिलहाल जो प्रश्न को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा वो ये परिभाषा है। प्रश्न जितने भी आएंगे, प्रश्न को सॉल्व करने में जो चीज आपकी हेल्प करेगी वो ये परिभाषा है। बाकी अभी आगे चलकर बताऊंगा कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, ये फैक्टर होता क्या है, ये मल्टीपल होता क्या है, बात करेंगे। उससे पहले जो आपकी हेल्प करेगा पूरे चैप्टर में उस बात को समझो। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे।
दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब पहली लाइन जो है वो सेम है दोनों में, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम। कहने का मतलब मिनिमम दो संख्याएं होनी चाहिए। दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम, कहने का मतलब मिनिमम दो संख्याएं होनी चाहिए, तभी आप उसका एचसीएफ और एलसीएम बता पाएंगे। तो मिनिमम दो संख्याएं होनी चाहिए, एक ही संख्या का एचसीएफ और एलसीएम आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो मिनिमम दो संख्याएं होनी चाहिए। अब मैं एग्जाम्पल के लिए तीन संख्याएं ले लेता हूं, ध्यान से समझना। मैं एग्जाम्पल के लिए तीन संख्याएं ले लिया, 2 4 6, ये तीन संख्याएं ले लिया मैं। अब मैं बात करूंगा इसके एचसीएफ की और बात करूंगा इसके एलसीएम की। एकदम छोटी संख्याएं लिया हूं क्योंकि परिभाषा को समझाना चाहता हूं। देखिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ, तीन संख्याएं हैं, ये देखिए तीन संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। कहने का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी। अगर मैं 2 4 6 के एचसीएफ को डिफाइन करना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 4 और 6 को क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित। पूर्णतः विभाजित करने का मतलब क्या होता है, पूर्णतः विभाजित करने का मतलब पूरा पूरा डिवाइड कर दे, शेषफल कितना आना चाहिए, 0। पूर्णतः विभाजित करने का मतलब पूरा पूरा विभाजित कर दे, शेषफल 0 आना चाहिए। अगर 2 4 6 के एचसीएफ को मैं डिफाइन करूं तो मैं क्या डिफाइन करूंगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 4 6 को पूर्णतः विभाजित करेगी। ये देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी। दी गई संख्याएं क्या है, 2 4 6। तो यहां पे परिभाषा क्या बनेगी एचसीएफ की, अगर 2 4 6 के एचसीएफ को डिफाइन करना पड़ा मेरे को तो मैं क्या बोलूंगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 4 और 6 को क्या कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। अब एकदम छोटा सा एग्जांपल है, आप अपने मन में सोचो, बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 4 और 6 को पूर्णतः विभाजित करेगी, क्या होगी, वो 2 होगी। बड़ी से बड़ी संख्या नंबर सिस्टम में जो 2 4 6 को पूर्णतः विभाजित करेगी वो क्या होगी, 2 हो जाएगी। अभी मैं मेथड की बात नहीं कर रहा हूं, एचसीएफ निकालने का मेथड देखेंगे, एलसीएम निकालने का मेथड देखेंगे अपन। मैं परिभाषा को समझाना चाहता हूं कि 2 4 6 का एचसीएफ निकालने का मतलब क्या है। 2 4 6 का एचसीएफ निकालने का मतलब आप बड़ी से बड़ी संख्या बता रहे हो जो दी गई संख्याओं को क्या करेगी, पूर्णतः विभाजित करेगी। कहने का मतलब दो से बड़ी संख्या नंबर सिस्टम में नहीं है, दो से बड़ी संख्या पूरे गणित में नहीं है जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे। दो बड़ी से बड़ी संख्या है, तो एचसीएफ का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी। जैसे एग्जांपल एक और बता रहा हूं मैं, 10 20 30 इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, तो आप एचसीएफ को डिफाइन क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या जो 10 20 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी, क्या होगी, 10। करने को 5 भी तीनों को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, 2 भी तीनों को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, लेकिन एचसीएफ क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो पूरे नंबर सिस्टम में बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित करेगी, क्या है वो, 10। समझ आ रहा है। 4 और 6 के एचसीएफ को क्या बोलूंगा मैं, 4 और 6 के एचसीएफ को क्या बोलूंगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 और 6 को पूर्णतः विभाजित करेगी, क्या होगी, वो 2। समझ आ रहा है। मैं अभी मेथड को बता नहीं रहा हूं आपको, मेथड बताऊंगा निकालने का तरीका क्या होता है, एचसीएफ निकालने का तरीका और एलसीएम निकालने का तरीका, मेथड पे बात करूंगा मैं इसके जस्ट बाद। फिलहाल मैं आपको परिभाषा समझा रहा हूं कि 2 4 6 का एचसीएफ का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 4 6 को पूर्णतः विभाजित करेगी। 10 20 30 के एचसीएफ का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो 10 20 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी। 4 और 6 के एचसीएफ का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो 4 और 6 को पूर्णतः विभाजित करेगी। समझ आ रहा है। दो से बड़ी संख्या नहीं है जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे,
10 से बड़ी संख्या नहीं है जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, और 2 से बड़ी संख्या नहीं है जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। आप सोच के देखिए, 2 से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, पूरे नंबर सिस्टम में नहीं है। 10 से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, नहीं है। 2 से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, नहीं है। तो एचसीएफ का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी। यहीं से पकड़ेंगे प्रश्न को। दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या ही क्या है? एचसीएफ है। एलसीएम की बात करते हैं। देखिए, एलसीएम की परिभाषा आपने क्या देखी? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम। कितनी संख्याएं हैं? 3। वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कहने का मतलब, अगर मैं 2, 4, 6 के एलसीएम को डिफाइन करूंगा तो छोटी से छोटी संख्या जो 2, 4 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। डिफरेंस समझ आ रहा है? एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी, और एलसीएम छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। अब अपने मन में सोचो, 2, 4, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो छोटी से छोटी संख्या क्या है? 12। आप बोलेंगे 6, तो 6 2 और 6 से होगा, 4 से नहीं होगा। आप बोलेंगे 8, 8 2 और 4 से होगा, 6 से नहीं होगा। इन तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो छोटी से छोटी संख्या ही क्या कहलाएगी? एलसीएम। समझ पा रहे हैं? अब प्रश्न को कैसे पकड़ेंगे आप? जहां भी संख्याओं को भाग देने की बात होगी, संख्याओं को भाग देने की बात होगी, एचसीएफ का प्रश्न है। जहां भी संख्याओं से भाग जाने की बात होगी, एलसीएम का प्रश्न। समझ आ रहा है? प्रश्न में आपको यही देखना है, दी गई संख्याओं को विभाजित करने की बात होगी, दी गई संख्याओं को विभाजित करने की बात हुई, मतलब वो एचसीएफ का प्रश्न है। दी गई संख्याओं से विभाजित होने की बात हुई, मतलब वो एलसीएम का प्रश्न है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि इसको रट लो, बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ का प्रश्न है, छोटी से छोटी मतलब एलसीएम का प्रश्न है। ऐसा मत करना। कहीं कहीं पे तो लिखा ही नहीं होगा, ना बड़ी से बड़ी ना छोटी से छोटी, तो फिर कैसे समझोगे? कहीं कहीं पे बड़ी से बड़ी लिखेगा और देखना अपन एलसीएम निकालेंगे। इसको मत रटना कि बड़ी से बड़ी बोला तो एचसीएफ, छोटी से छोटी बोला तो एलसीएम, क्योंकि इसके जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे आप, वहां पे ना तो बड़ी से बड़ी बोलेगा, ना तो छोटी से छोटी बोलेगा। आपको प्रश्न को समझना है कि क्या निकालना है उसमें, एचसीएफ या एलसीएम। बहुत आसान है, याद हो जा रहा है? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? दी गई संख्याएं 2, 4, 6 हैं, इसके एचसीएफ को डिफाइन करना है, तो मैं क्या बोलूंगा? बड़ी से बड़ी संख्या जो 2, 4, 6 को पूर्णतः विभाजित कर दे। इनके एलसीएम को डिफाइन कैसे करूंगा? छोटी से छोटी संख्या जो 2, 4, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसा एरो बना के लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। बहुत आसान है। दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ, और दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या एलसीएम। ऑनलाइन में समझ आया यहां तक? बताओ भाई, ऑनलाइन में आप लोग को समझ आया यहां तक? एचसीएफ और एलसीएम अभी तक जितना बताया हो, इसको ध्यान रखेंगे, प्रश्न को सॉल्व करने में यही आपकी हेल्प करेगा। दो, 4, 6 के एचसीएफ का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो 2, 4, 6 को पूर्णतः विभाजित कर दे। 2, 4, 6 के एलसीएम का मतलब छोटी से छोटी संख्या जो 2, 4, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 12 से छोटी संख्या नहीं है जो इन तीनों से पूर्णतः विभाजित होगी, और 2 से बड़ी संख्या नहीं है जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित करेगी। एचसीएफ अपने आप में बड़ी से बड़ी संख्या होती है, और एलसीएम अपने आप में छोटी से छोटी संख्या होती है। अब देखिए, इसके आगे एलसीएम को सेपरेट पढ़ेंगे। पहले एलसीएम के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे, एलसीएम का एप्लीकेशन देखेंगे, ट्रैफिक सिग्नल वाले प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाले प्रश्न, घंटी बजने वाले प्रश्न, पूरा आपको समझ आएगा क्यों आप एलसीएम निकाल रहे हो।
तो एलसीएम की परिभाषा को आपने अभी समझ लिया है। अगर 2, 4, 6 के एलसीएम की बात करूंगा तो आप बोलेंगे छोटी से छोटी संख्या जो 2, 4, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यही तो समझे आप। अगर मैं एलसीएम को सेपरेट लेके चलता हूं, अब अलग से एलसीएम को पढ़ते हैं, उसके बाद अलग से एचसीएफ को पढ़ेंगे, फिर दोनों के मिक्स प्रश्न करेंगे। तो 2, 4, 6 के एलसीएम की अगर मैं बात करता हूं तो आपने समझा कि 2, 4, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो छोटी से छोटी संख्या ही क्या है? 2, 4, 6 का एलसीएम है। 2, 4, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो छोटी से छोटी संख्या ही क्या है? 2, 4, 6 का एलसीएम, जो कि 12 है। अब देखो, ये तो आपने समझ लिया, ये जो परिभाषा लिखा था उसके तहत आपने समझ लिया कि दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो छोटी से छोटी संख्या एलसीएम है। अब जो नाम है इसका उसको समझते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। इसका नाम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल समझ आ रहा है? मल्टीपल का मतलब समझ आता है क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। गुणज का मतलब समझ आता है क्या होता है? दो के गुणज क्या क्या होंगे? दो के गुणज क्या क्या होंगे? दो के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? 2, 4, 6, 8 अनंत होंगे ना। जो आप टेबल पढ़े हैं दो का, वही क्या है? दो के गुणज। अब ध्यान से समझिए, मेरे को 2, 4, 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। 2, 4, 6 का एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो पहले मैं 2 के मल्टीपल्स लिख देता हूं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये 2 के मल्टीपल्स हो गए। 4 के मल्टीपल्स लिख देता हूं। 4, 8, 12, 16 ये 4 के मल्टीपल्स हो गए। 6 के मल्टीपल्स लिख देता हूं। 6, 12, 18, 24 ये 6 के मल्टीपल्स हो गए। अब नाम क्या है इसका? ध्यान से देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये 2 के मल्टीपल्स, ये 4 के मल्टीपल्स, ये 6 के मल्टीपल्स। गुणज यही तो होते हैं ना। 2 का पहला गुणज 2, उसके बाद दूसरा गुणज 4। जो टेबल पढ़े हैं आप, 2 का टेबल, 4 का टेबल, 6 का टेबल। 2 के कितने गुणज होंगे? अनंत। ऐसा नहीं कि 20 के बाद नहीं आएगा, 20 के बाद 22, 24, 26 सब 2 के गुणज। 4 के कितने गुणज होंगे? अनंत। 6 के कितने गुणज होंगे? अनंत। अब बोल क्या रहा है? नाम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन का मतलब क्या? जो तीनों में हो। कॉमन का मतलब क्या? जो तीनों में हो। और लीस्ट का मतलब क्या? सबसे पहले हो। तो सबसे पहले तीनों में जो कॉमन मल्टीपल मिल रहा है वो क्या है? 12। ये देखो, समझ आ रहा है? 2 का टेबल लिखा, 4 का टेबल लिखा, 6 का टेबल लिखा। तीनों के टेबल में सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल मिलेगा वो क्या है? 12। तो एलसीएम क्या हो गया? 12 हो गया। नाम से ही पूरा समझ आ रहा है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन का मतलब तीनों में हो। भाई ये 2 के मल्टीपल्स, ये 4 के मल्टीपल्स, ये 6 के मल्टीपल्स। कॉमन का मतलब तीनों में हो। और लीस्ट का मतलब क्या? सबसे पहले हो। तो सबसे पहले तीनों में जो कॉमन मल्टीपल मिल रहा है वो क्या है? 12 है। तो 2, 4, 6 का एलसीएम क्या हो गया? 12। आगे जाके 24 भी मिलेगा तीनों में, 48 भी मिलेगा तीनों में। अनंत संख्याएं कॉमन मिलेंगी। 24 तीनों में कॉमन आएगा, 48 आएगा, 60 आएगा, बहुत सारी संख्याएं आएंगी। समझ आ रहा है? अनंत संख्याएं कॉमन मिल जाएंगी आपको आगे चलकर। अनंत संख्याएं। आप खुद सोचो ना, 24 आएगा ना तीनों में, 36 भी तो आएगा तीनों में, 48 भी तो आएगा तीनों में, 60 भी तो आएगा तीनों में। अनंत संख्याएं कॉमन मिल जाएंगी आपको। इन तीनों के टेबल में अनंत संख्याएं कॉमन मिल जाएंगी। लेकिन बात हो रही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल तीनों के टेबल में मिल रहा है वो क्या है? 12। तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। अब देखो, हिंदी की जो परिभाषा यहाँ पे लिखे हो आप, ये जो परिभाषा एलसीएम वाली लिखे हो आप, वो कहां से बनी है? यहीं से बनी है। ध्यान से समझना, यहीं से वो परिभाषा बनी है। कैसे बनी है? 2 के मल्टीपल्स 2 से डिवाइड होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। 2 के जो मल्टीपल्स है वो 2 से डिवाइड होंगे ना। 4 के मल्टीपल्स 4 से डिवाइड होंगे ना। 6 के मल्टीपल्स 6 से डिवाइड होंगे ना। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तीनों में कॉमन मल्टीपल जो सबसे पहले है वो क्या है? 12। अब देखो, ये 12 क्या है? तीनों में कॉमन है ना।
इसका मतलब तीनों से डिवाइड होगा और सबसे पहले आया है, इसीलिए क्या बनेगी परिभाषा, छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित। समझ आ रहा है? जो परिभाषा में लिखवाया था इससे पहले वो परिभाषा यहीं से बन रही है, क्योंकि 12 तीनों का कॉमन मल्टीपल है, मतलब तीनों से डिवाइड होगा। ये 12 तीनों के टेबल में आ रहा है, मतलब तीनों से डिवाइड होगा। सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल मिला है वो 12 है, कहने का मतलब छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित, वही क्या है, एलसीएम। अब समझ आ गया पूरा एलसीएम। ऐसे ही जब एचसीएफ को बताऊंगा तो आपको ये परिभाषा समझाऊंगा कहां से निकल के आई है। फिलहाल इसको ऐसा ही याद रखना, जैसे एलसीएम की ये परिभाषा कैसे बनी ये आपको समझ में आ गया होगा। समझ आ रहा है? 2, 4, 6 का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 2 के मल्टीपल्स, 4 के मल्टीपल्स, 6 के मल्टीपल्स, कॉमन मतलब तीनों में हो, लीस्ट मतलब सबसे पहले हो। तो सबसे पहले तीनों में जो कॉमन मल्टीपल है वो 12 है। अब चूंकि तीनों में कॉमन है मतलब तीनों से डिवाइड होगा भाई। मल्टीपल्स, 2 के मल्टीपल्स 2 से डिवाइड होंगे, 4 के सारे मल्टीपल्स 4 से होंगे, 6 के सारे मल्टीपल्स 6 से होंगे। चूंकि तीनों में कॉमन है तो तीनों से डिवाइड होगा और सबसे पहले कॉमन मिला है, मतलब तीनों से डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या। तो जो परिभाषा आपने लिखी थी, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या, यहीं से बनी है, बन जाएगा। ये हो गया एलसीएम का परिभाषा, पूरा डिटेल में बता दिया मैंने। देखना प्रश्न आसानी से बनेंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ट्रैफिक सिग्नल वाले प्रश्न में क्यों एलसीएम निकालते हैं, ये हेल्प करेगा आपकी। घंटी बजने वाले प्रश्न में क्यों एलसीएम निकालते हैं, यही आपकी हेल्प करेगा उसमें। अब बात करते हैं इसके मेथड की। क्या होता है विधि, क्या होता है मेथड, विधि। तो एक होती है गुणनखंड विधि, एक होती है गुणनखंड विधि, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड विधि क्या है, बहुत आसान सी विधि है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप। क्या है इस विधि में, जैसे 2, 4, 6 का एलसीएम निकालना है मेरे को, 2, 4, 6 का एलसीएम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 2, 4, 6 का इस प्रकार से गुणनखंड निकालूंगा एक साथ। जब तक 2 से कोई भी संख्या डिवाइड होगी 2 से करना है भाई, बड़ी संख्याओं से मत देना, 2 से स्टार्ट करना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिका 6, 2 से तीनों जा रहे थे दे दिया। अभी भी 2 से कौन जा रहा है, ये 2 जा रहा है तो 2 से ही देना। तो 2 एकम 2, 3 को छोड़ दीजिए। अब ये 3 किससे जाएगा, 3 से। ये देखिए गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, एलसीएम क्या हो गया, 12। यहां पे जो संख्याएं मिलेंगी वो अभाज्य संख्याएं ही मिलेंगी, कहने का मतलब इस प्रकार की संख्याएं ही मिलेंगी। यहां पे 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, समझ आ रहा है, क्योंकि 4 से जाने वाला पहले ही 2 से चल देगा। 6 नहीं आएगा, 6 से जाने वाला पहले ही 2 और 3 दोनों से चल देगा। 8 नहीं आएगा यहां पर, 9 नहीं आएगा यहां पर, 10 नहीं आएगा यहां पर। इसी क्रम में आपको गुणनखंड मिलेंगे, इसी क्रम में 2, 3, 2 से दीजिए, कोई भी संख्या 2 से जा रही है तो 2 से देना है। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, इस क्रम में ही आपको गुणनखंड मिलेंगे, इसी क्रम में, ध्यान रखिएगा। 4 यहां आएगा ही नहीं, 4 से जाने वाला पहले ही 2 से चल देगा। ये देखिए 4 से जाने वाला पहले ही 2 से चल दिया। 6 नहीं आएगा, 6 से जाने वाला पहले ही 2 से और 3 से चल देगा। 8 नहीं आएगा, 8 से जाने वाला पहले ही 2 से चल देगा। 9 नहीं आएगा, 9 से जाने वाला पहले ही 3 से चल देगा। 10 नहीं आएगा, 10 से जाने वाला पहले ही 2 और 5 से चल देगा। हमेशा गुणनखंड जो आता है अभाज्य संख्याएं ही आती हैं। ये अभाज्य संख्याएं है ना, प्राइम नंबर्स है ना, जो किसी से डिवाइड नहीं होता है उसी को अभाज्य बोलते हैं, या जो खुद से और एक से, ऐसा पढ़ा है ना, जो केवल खुद से और एक से। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं। पढ़ाऊंगा इसको औसत में, पूरी संख्याओं को डिस्क्राइब करूंगा औसत में। एक और एग्जांपल देख लीजिए, 10, 20, 30, इनका एलसीएम निकालना है तो गुणनखंड निकाल दीजिए 10, 20, 30 का। बड़ी संख्याओं से भाग नहीं देंगे भाई, 50% चांसेस हैं कि गलत हो जाएगा प्रश्न आपका। 2 से डिवाइड करिए जब तक कोई भी संख्या हो रही, 2 पंचे 10, 2 दहम 20, 15 दूनी 30। 2 से डिवाइड करिए कितना आएगा, 5। 3 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा, 3 पचे 15।
अब 3 से भी डिवाइड नहीं होगा तो 5 से हो जाएगा, गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, एलसीएम हो गया 60। समझ आ रहा है? ये है गुणनखंड विधि, एलसीएम निकालने की गुणनखंड विधि। एक शॉर्टकट विधि भी है, लेकिन शॉर्टकट विधि काम नहीं आती है। शॉर्टकट विधि समय कार्य में एलसीएम निकालने के काम में आ जाती है, जोड़ने घटाने में एलसीएम निकालने के काम में आ जाती है। एलसीएम के जो प्रश्न बनेंगे वो इसी विधि से सॉल्व होंगे, इसी विधि से। शॉर्टकट विधि क्या है देख लो, बाकी ध्यान रखना। जैसे 2, 4, 6 का मेरे को एलसीएम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, बड़ी संख्या को देखूंगा, बड़ी संख्या को। बड़ी संख्या क्या है? 6। अगर बड़ी संख्या बची संख्याओं से भाग चल गई, अगर बड़ी संख्या बची संख्याओं से भाग चली गई तो वही एलसीएम हो जाएगी। तो बड़ी संख्या 6 2 से भाग जाएगी, 4 से जाएगी क्या? नहीं, 6 का डबल करो आप, 6 का डबल, बड़े वाले का डबल 12, 2 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा, तो 12 क्या हो गया? एलसीएम। बड़ी संख्या को देखना, अगर बड़ी संख्या बची संख्याओं से भाग चल दी तो वही एलसीएम। जैसे 7 और 14 का एलसीएम क्या बोलेंगे? 14। बड़ी संख्या क्या है? 14, 7 से जारी है, खत्म। 10, 20, 30 का एलसीएम, ये देखो, बड़ी संख्या क्या है? 30, 10 से तो जा रही है, 20 से जाएगी क्या? नहीं। 30 का डबल करो, 60, 10 से भी जा रही है और 20 से भी जा रही है, तो 60 क्या हो जाएगी? एलसीएम। समझ आ रहा है? बड़े वाले को देखना, अगर बड़ी संख्या बची संख्याओं से भाग गई तो वही एलसीएम, नहीं गई तो बड़े वाले का डबल करना, डबल नहीं गया तो ट्रिपल करना। कहां से आया है ये समझ आ रहा है? कहां से आया है? देखो यहां से आया है, ये देखो यहां से तो आया है यार। समझ आ रहा? कहां से आया? यहां से देखो, बड़ी संख्या 6, 6 यहां पे है लेकिन यहां पे नहीं है, तो 6 के डबल में आओगे ना, 12 यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो एलसीएम क्या हो गया? 12। ये जो परिभाषा को समझे थे वहीं से शॉर्टकट विधि निकल के आई है। लेकिन यहां पर जो प्रश्न आएंगे वो कैसे आएंगे? इस प्रकार की संख्याएं निकालनी पड़ेंगी आपको। ये देखिए 10, 15, 18, 27, इन चारों का एलसीएम निकालने बोलूंगा तो अब 27, 27 का डबल, ये सब करना संभव नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है? ये सब करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप खुद सोचो, हो सकता है 27 का 10 गुना पहुंच जाए, तो व्यवहारिक काम नहीं है ये। तो यहां पर ऐसे डेटा आपको दिखाई देंगे, ऐसे डेटा जो चैप्टर अपन डील करेंगे, ऐसे डेटा दिखाई देंगे, ऐसे डेटा दिखाई देंगे। देखिए इस प्रकार के डेटा, तो यहां पर ये तरीका उतना व्यवहारिक नहीं है। यहां पर जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें गुणनखंड विधि को यूज करना। जोड़ने घटाने में जो आप एलसीएम का उपयोग करते आए होंगे, फ्रैक्शंस में जोड़ते हैं तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं ना, घटाते हैं तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं, उन सब में ये सब मेथड को लगा सकते हो। बड़ी संख्या को देखिए, बड़ी संख्या छोटे वाले से डिवाइड हो रही है, बड़ी संख्या को देखो, बची संख्याओं से भाग गई तो वही एलसीएम, नहीं गई तो उसका डबल करना। ये देखो ऐसे प्रश्नों में हेल्प कर देता है ये। 3, 8, 6 और 24 का एलसीएम क्या होगा? 24। 3 से भी जा रहा है, 8 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, बड़ी संख्या 24, बची संख्याओं से भाग जा रही है, तो एलसीएम कितनी होगी? 24। ऐसे डेटा में हेल्प मिल जाएगी, लेकिन इस चैप्टर में जो डेटा मिलेंगे आपको उसमें गुणनखंड विधि लगाना है आपको। यहां तक बन जाएगा? समझ आया कैसे निकालना है एलसीएम? एलसीएम क्या होता है समझ आ गया? एचसीएफ क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगी। एलसीएम छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। उसके बाद एलसीएम को और डिटेल में आपने समझा कि क्या होता है एक्चुअल में, कहां से परिभाषा बनी। उसके बाद गुणनखंड विधि को आपने समझा, उसके बाद ये शॉर्टकट मेथड आपने समझा, लेकिन इस चैप्टर में काम नहीं आएगा। बन जाएगा यहां तक? कल क्वेश्चंस कराऊंगा इसके, आज ज्यादा हो नहीं पाया क्योंकि सिलेबस वगैरह पे बातचीत कर रहा था। आराम से 1.5 महीना में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज्योमेट्री वाले सेक्शन को तो मैं शनिवार रविवार को ले लेके खत्म करूंगा। तो आराम से 1.5 महीना में आराम से बहुत अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगा। और क्वेश्चंस आपको नोट्स से ही मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट जो मिलेगी उसी को पढ़ना है, बस बुक्स वगैरह फॉलो करना ही नहीं आपको। प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी और नोट्स, बस इतना, इससे बाहर कुछ मिलेगा ही नहीं आपको एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला। सारे क्वेश्चंस आपको देखना इसी के अंतर्गत मिल जाएंगे, इतना ध्यान रखना है बस आपको। विज्ञापन जारी होता है तो क्लासेस का शेड्यूल को
रीशेड्यूल करेंगे, चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे उसको। छत्तीसगढ़ को लगाएंगे साथ में, समझ आ रहा है? ऐसे बढ़ाएंगे, कुछ और प्लान करेंगे फिर। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ऑनलाइन में यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? कंप्यूटर की क्लास होगी आप लोग की अब। ऑनलाइन में यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? पूरा समझ आया? इसको पढ़ के आइए, कल क्वेश्चंस कराऊंगा इसके। अब एलसीएम के कल पूरे क्वेश्चंस देखेंगे, एलसीएम का एप्लीकेशन भी देखेंगे कल। ट्रैफिक सिग्नल वाले प्रश्न, समझ आ रहा है? बेल बजने वाले प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाले प्रश्न, सारे प्रश्नों को कल कराऊंगा। चलिए कल देखेंगे इसके आगे। अभी आपकी कंप्यूटर की क्लास होगी। कुछ डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। बन जाएगा यहां तक? एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। जिन बातों की आवश्यकता पड़ेगी, संख्या वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी, तो संख्या वगैरह बताऊंगा मैं अच्छी से। समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आराम से चलूंगा और अच्छी से समझ में आएगा आपको। बेसिक चैप्टर्स नहीं लिखे हैं, उनके बिना कैसे होगा, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। मेरी जिम्मेदारी है, मैं समझाऊंगा आपको। चलिए कल देखेंगे इसके आगे।